में बंद करना है तभी करना, बाकी बीच में कुछ करते रहने देना, ठीक है ना, रिदम टूट जाता है, मज़ा नहीं आता। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या था, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज the material below which not more than 5% of the test results are expected to fail, not more than 5% are expected to fail, है ना। अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इधर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रखे हैं ना, और इधर हम लोग स्पेसिमेन रखे हुए हैं, यह नंबर ऑफ टेस्ट हमारा है, ठीक है। अब इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो इस तरह से मिलेगा हम लोगों को, लाइक दैट। ये अभी जो हम लोग देखे थे, नहीं ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, है ना। तो 5% मान लेते हैं, यहाँ पर 5% है हमारा, ये एरिया है, टोटल एरिया जो है ना, इसका एरिया जो है, एरिया रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ क्यूब, ठीक है। इस एरिया का 5% जो होगा, 5% इसके इधर चांस होगा फेल होने का, है ना, उससे ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। इस एरिया का 5% चांस है कि फेल हो सकता है, उससे ज़्यादा फेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेंथ मिलेगा 5% के बाद, दैट स्ट्रेंथ इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय FCK, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय FCK। और जो सबसे मैक्सिमम मिला, ये जो मिला मीट में जो मिला, दिस इज नॉन एज मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और ये जो होगा आपका यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए FM जो होगा, मीन स्ट्रेंथ जो होगा, वो FCK प्लस 1.64 सिग्मा होगा, है ना, 1.64 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज व्हाट, वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो है ना, इसका वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और ये जो है M10 और M15 के लिए H पर IS कोड 456/2000 टेबल नंबर 8, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग M10 और M15 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। M20 से M25 तक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। फिर M30 से लेके M60 तक, ठीक है ना, इसका जो होता है, उल्टा लिख दिया, 4 होगा, इसका जो होता है ये आपका 5 होता है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या क्या बताए, M10 से M15 आपका क्या हो गया 3.5, M20 से M25 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M30 से M60 तक आपका 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस प्रकार से इसका हम लोग इस तरह से डेविएशन करते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर किसी का हमको मान लेते हैं, सपोज एज फॉर एग्जांपल हम लोग M20 हमारे पास, इसका मीन स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो मीन स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCK प्लस 1.64 सिग्मा, ठीक है। ये एक्चुअली जो M20 है, इसमें क्या है कि M20 एक्चुअली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M20 में ये M जो सिंबल है, ये मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 20 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
दैट इज FCK, ठीक है ना। इसी तरह स्टील में होता है, स्टील में अगर आप F415 लिखे हैं, FE415 ऐसा लिखते हैं आप, तो ये आपको स्टील रिप्रेजेंट करता है, और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स इल्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होकर इल्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, इल्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ है जो 28 डेज किसी क्यूब को रखने के बाद, प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद उस पर जो टेस्ट किया गया है उस टेस्ट में सिर्फ 5% चांस है कि फेल होगा, अदरवाइज 95% चांस है कि उसका टेस्ट फेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज 20 प्लस 1.64, हम लोग M20 का निकाल रहे हैं, M20 हैविंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो मल्टीप्लाइड विथ 4 वी विल गेट 20 प्लस, so this is 26.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ अचीव्ड बाय एनी कॉन्क्रीट मतलब M20 कॉन्क्रीट इज 26.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें चांस है कि 10% ये कम ज़्यादा हो सकता है, इट में भी पॉसिबल, ऐसे चांस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग डेविएशन ऑलरेडी ले चुके हैं। जब भी किसी चीज़ का टेस्ट करते हैं आप, तो आप वहाँ डेविएशन का यूज करते हैं, क्योंकि डेविएशन आपको बताता है कि कितना % वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ जो होता है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, है ना। टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा। और जब हम किसी कंक्रीट का निर्माण करेंगे तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए, ना कि 20 टारगेट होना चाहिए। 20 टारगेट होगा तो वो तो और 10% रिड्यूस हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। सो जब आप किसी क्यूब का टेस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ 20 नहीं मिलना चाहिए, 20 से ज़्यादा मिलना चाहिए। और ज़्यादा कहाँ तक मिलना चाहिए, इस वैल्यू तक मिलना चाहिए, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ तक मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात। आप जनरली जिससे पूछेंगे M20 बोलेगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, गलत है, वो मिनिमम स्ट्रेंथ है, उतना में तो मिलना ही चाहिए। उससे कम मिला तो फिर तो गड़बड़ है, मतलब 20 से हमेशा ऊपर मिलना चाहिए, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ, नोट कर ली है ना, इसको नहीं किए हो। देखिए अब हमारे पास क्या है कि कंक्रीट का हमारा कुछ टाइप्स है ना, कंक्रीट का हमारे पास कुछ टाइप्स है। जैसे कि हम लोग कंक्रीट को इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, M10 से लेके M20 तक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट, हाँ ठीक है। M20 से M30 तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, नहीं 50 तक होगा शायद, M25, हाँ ठीक है। M25 से M55 तक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M60 से लेके M100 तक, इसको हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और जो हमारा कोड बुक है IS 456-2000, वो यहाँ तक के कंक्रीट को ही बताता है। IS 456-2000 जो हमारा है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें उसका डिटेलिंग इतना का ही दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग एज पर एक्सपोजर कंडीशन हम लोग अलग अलग कंक्रीट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो, इसको इरेज करें, इसको इरेज कर देना। एज पर IS 456-2000 उसके अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो क्या है, वो है M20, नहीं है ना। एज पर IS 456-2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको क्या यूज करना है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको यूज करना है M20, इससे नीचे का कोई कंक्रीट यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एज पर एक्सपोजर कंडीशन, एज पर एक्सपोजर कंडीशन हमारा कंक्रीट को इस प्रकार से हम लोग डिवाइड, मतलब एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। माइल्ड अगर हमारा कंडीशन है तो हम लोग M20 लेते हैं, 20 से नीचे तो कर ही नहीं सकते। मॉडरेट है तो M25 लेते हैं, ठीक है। सीवर है तो M30 लेते हैं, वेरी सीवर है तो M35 का यूज करते हैं, और एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम सीवर है तो M40 का यूज करते हैं, ठीक है।
मॉडरेट, कभी बारिश हुआ कभी सूख गया, नहीं, इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है कि हो गया, अगर इसके लिए हम लोग इन सब कंडीशन के लिए मिटा दें इसको हटा। इसके लिए अगर हम लोग सोचें हैं कि इन सब कंडीशंस में अगर हम लोग मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो देखें, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो का अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कि मिनिमम हम लोग क्या वाटर सीमेंट रेशियो यूज कर सकते हैं एज पर दिस एक्सपोजर कंडीशंस और एज पर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो दिस विल बी 0.55, 0.50, 0.54, 0.40, 0.35। अगर हम लोग मास ऑफ सीमेंट का बात करें, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है ना, मिनिमम सीमेंट कंटेंट का बात करें हम लोग, तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होगा हमारा वो 300 इन केजी है, 300, 300, 320, 340, 360। ठीक है, और जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है ना, वाटर रिक्वायरमेंट 170 लीटर टू 200 लीटर वाटर रिक्वायर्ड है ना फॉर 1 MQ कंक्रीट। जनरल है, इन जनरल बोल रहा हूँ ना, इन जनरल इतना कम से कम आपको पानी चाहिए होता है, 170 से 200 लीटर वाटर रिक्वायर्ड आपको कम से कम आपको देना पड़ता है। ठीक है ना, जो वाटर यूज करते हैं हम लोग, वाटर शुड नॉट हैव pH लेस देन 6 से pH कभी लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सी वाटर यूज कर सकते हैं आप, लेकिन आपको देखना है उसका क्या है, साल्ट कंटेंट कैसा है। क्लोराइड व्लोराइड रहेगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड है तो वो डी एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट कर देगा सेटिंग टाइम को। तो इन सब चीज़ों को देखना है, फिर साथ ही साथ कॉरिजन होने का संभावना बना हुआ रहेगा, तो इन सब बातों को हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता रहता है, वैसे ये सब यूज नहीं होता है लेकिन आपको एग्जाम पूछता है M5 का रेशियो क्या होगा। नॉमिनल मिक्स में जाएंगे हम लोग, तो ये क्या रेशियो होता है, 1:5:10, M 7.5, दिस इज 1:, हाँ 148। फिर M10 का यूज करेंगे तो 1:3:6, M15 का यूज करेंगे तो 1:4, M20 का यूज करेंगे तो 1:1.5:3, M25 का यूज करेंगे तो 1:1:2। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी कभी पूछ देता है, बताइए क्या होगा ना, फटाफट फटाफट नोट करिए। हो गया, हो गया।
देखिए बेटा, देखिए अब आप एक कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं। कंक्रीट मिक्स दो तरह से बनाते हैं, आपको बता दिया हम। नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स में क्या है ना, पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इतना इतना आपको डालना है, ठीक है। और एक आप मिक्स डिजाइन बनाते हैं, मिक्स डिजाइन। ये देखिए नॉमिनल मिक्स में आप कहाँ तक बना सकते हैं, आप M20 तक बना सकते हैं, है ना। अप टू M20 तक आप क्या यूज करेंगे, आप नॉमिनल मिक्स तक का जा सकते हैं। लेकिन अब M20 ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ जैसे आएगा, स्टैंडर्ड में जैसे आएंगे हम लोग, तो स्टैंडर्ड कंक्रीट जब बनाना होगा तो M25 एंड एबव, M25 एंड एबव, तब आप क्या करेंगे कि आप मिक्स डिजाइन में जाएंगे। तो 1 M³ हम कंक्रीट बना दिए, मान लेते हैं 1 M³ हम एक कंक्रीट बना लिया, ठीक है। 1 M³ का एक कंक्रीट हम लोग बनाए। अब इसमें क्या होगा, कंक्रीट में आपके पास क्या होता है, सीमेंट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, है ना। फिर क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। फिर क्या होगा, वॉइड होगा, राइट। आप जब कंक्रीट बनाते हैं तो आपके पास क्या होगा, सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा और वॉइड होगा। इस वॉइड में दो चीज़ें रह सकता है, इसमें आपका वाटर होगा और आपका एयर होगा। ये तीन बातें, दो बातें हो सकती है। तो कहने का मतलब आपके पास क्या होगा, सीमेंट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट को हम FA लिख रहे हैं, ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट CA प्लस वाटर प्लस एयर, ये ना होगा, इक्वल टू 1 M³ आपको मिला हुआ है मान लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 M³ बराबर इसका मास बाई इसका डेंसिटी, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बराबर मास, डेंसिटी बराबर क्या होगा, डेंसिटी और मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, मास बाय डेंसिटी या यूनिट वेट, यही ना। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, C मास ऑफ सीमेंट बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट, मास डेंसिटी नॉट अ डेंसिटी। जब सिर्फ बल्क डेंसिटी का बात करते हैं हम लोग, तो बल्क डेंसिटी का मतलब होता है कि उसमें हवा हुआ सबको ले लिया। देखिए दो तरह का डेंसिटी है आपके पास, मान लेते हैं ये आपके पास कंक्रीट है या सीमेंट है, तो सीमेंट में वॉइड भी तो होगा, वॉइड कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन होगा जरूर। तो यहाँ पर जब हम लोग बल्क डेंसिटी का बात करेंगे हम लोग, तो बल्क डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय टोटल वॉल्यूम, मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब सॉलिड का वॉल्यूम प्लस वॉइड का वॉल्यूम, ये सब लिया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग मास डेंसिटी का बात करते हैं ना, तो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी का मतलब होगा मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जैसे आप सॉइल में निकालते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दिस इज मास डेंसिटी नॉट द बल्क डेंसिटी, यानी इसमें वॉइड नहीं, क्योंकि वॉइड यहाँ लिए हुए हैं हम ना, समझ रहे ना बात। प्लस फाइन एग्रीगेट को हम लिख रहे हैं FA बाय डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस CA बाय डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यही हमारे पास है, ये चीज़ें हमारे पास है। इस पे हमारा 1 M³ बनना है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि आपको फलाना फलाना चीज़ दिया हुआ है, मतलब डेंसिटी दिया हुआ है सबका और मास भी दिया हुआ है। अब बोल देगा वाटर का मास बताइए क्या होगा, आपको बोल देगा सीमेंट का मास क्या होगा, नहीं। इस तरह का आप कुछ PSU में, PSC में आप देखेंगे कि कुछ एक आध जगह एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, और एक दो बार ES में भी पूछा हुआ है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं, उससे हम लोग डाटा की मतलब क्लियर करेंगे इसको फटाफट। हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिखते, मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर।
ओके। हुआ। एक क्वेश्चन लिखिए, ओके। देखिए, फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट फॉर 1 MQ 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट। क्या बोले? फाइंड द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, कॉमा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, है ना, फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ concrete. The void ratio in cement is, the void ratio in cement is 60%. The void ratio in cement is 60%, comma, in fine aggregate is 40%, and in coarse aggregate is 44%, and in coarse aggregate is 44%. फाइन एग्रीगेट का था 40%. टेक मटेरियल्स प्रॉपर्टीज एज मिक्स इज 1:2:4, मिक्स इज 1:2:4 with water cement ratio of 0.59, mix is 1:2:4 मतलब M15 with water cement ratio of 0.59, the bulk density of cement is 1440 kg per meter cube, 1440 kg per meter cube, comma, for fine aggregate 1780 kg per meter cube, fine aggregate 1780 kg per meter cube, and coarse aggregate 1650 kg per meter cube, 1650 kg per meter cube. Assume volume of air in concrete as, assume volume of air in concrete as 3% per meter cube of concrete, 3% per meter cube of concrete. ठीक है, मैं बनाऊं क्या आप लोग बनाइएगा? जल्दी बोलिए। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट आपके पास है ना, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट आपके पास है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज गिवन 1 मीटर क्यूब। इसमें आपको फाइंड करना है मास ऑफ सीमेंट, नहीं आपको फाइंड क्या करना है? मास ऑफ सीमेंट। आपको क्या फाइंड करना है? मास ऑफ फाइन एग्रीगेट। आपको क्या मास फाइंड करना है? मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट। दिस इज क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। वॉइड रेशियो इन सीमेंट इज गिवन 0.6, वॉइड रेशियो इन फाइन एग्रीगेट इज गिवन 0.4, वॉइड रेशियो इन कोर्स एग्रीगेट इज गिवन 0.44। नहीं, वॉइड रेशियो दिया हुआ है सबका। उसके बाद बल्क डेंसिटी दिया हुआ, बल्क डेंसिटी नॉट द मास डेंसिटी, बल्क डेंसिटी रो बी सीमेंट ये दिया हुआ है 1440 kg पर मीटर क्यूब। रो बी फाइन एग्रीगेट कितना है? 1780 kg पर मीटर क्यूब। रो बल्क फॉर कोर्स एग्रीगेट ये दिया 1650 kg पर मीटर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ एयर दिस इज गिवन 3% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, राइट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 3% दिया हुआ है
और अनदर थिंग इज आल्सो गिवन, वाटर सीमेंट रेशियो, दिस इज गिवन 0.59। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, दिस इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, राइट, यही ना, दिस इज गिवन। अब क्या है, हेलो, हाँ हाँ कर देते हैं 5 मिनट। तो देखिए यहाँ क्या है कि वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू दिस आपको दिया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है कि 1 मीटर क्यूब यानी 1 वॉल्यूम जो है 1 वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये ना है, इन सब का समेसन 1 MQ होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ मिला के ये बना गया है। रेशियो दिया हुआ है, मिक्स रेशियो आपको पता है, मिक्स क्या है 1:2:4। अब यहाँ पर देखिए कि आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालते थे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बराबर निकालेंगे मास ऑफ सीमेंट बाय मास डेंसिटी, नॉट बल्क डेंसिटी, राइट। अब हमारे पास क्या है, बल्क डेंसिटी है, नॉट मास डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास डेंसिटी बराबर क्या, जब पहले बल्क डेंसिटी लिखते हैं हम लोग, तो बल्क डेंसिटी बराबर क्या होगा, बल्क डेंसिटी बराबर होगा मास ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ना, और मास डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास डेंसिटी बराबर होगा मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही ना है। उसमें भी तो मास सॉलिड का ही ना मास होगा, वॉइड का तो मास काउंट नहीं होगा, इसलिए टोटल मास वहाँ भी लिखा सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं रो से लिख रहे हैं, इसको हम रो बी से या रो एम से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, मास ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मास ऑफ सॉलिड को डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो 1 हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। अब ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नथिंग, दिस इज द मास डेंसिटी, तो रो m by 1 and this is nothing but the void ratio E, right. So rho equal to rho m by 1 plus E, therefore rho m equal to 1 plus E into rho, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, मिक्स रेशियो दिया हुआ है 1:2:4, लेट मास ऑफ सीमेंट इक्वल टू x kg, क्योंकि सब kg मीटर क्यूब में है, तो मास ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होगा, सीमेंट जितना है उसका डबल, तो 2x kg, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होगा 4x kg, तो मास मिला हुआ है हम लोग, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को, बोलिएगा। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम वन आते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मतलब मास ऑफ सीमेंट बाय मास डेंसिटी, तो मास ऑफ सीमेंट कितना है x बाय मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब ये 1 प्लस E इंटू रो सीमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस बल्क हम लोग लिखे हैं इसको यहाँ रो बी सी, वही है रो सी, क्योंकि ये बल्क डेंसिटी था नहीं, प्लस देखिए फाइन एग्रीगेट 2x प्लस 1 प्लस E इंटू रो फाइन एग्रीगेट क्या, प्लस 4x बाई 1 प्लस E इंटू रो कोर्स एग्रीगेट, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर क्या, तो देखो यहाँ
weight of water by weight of cement equal to 0.59. Therefore, weight of water equal to 0.59 into weight of cement, and weight of cement is what? X. So this is 0.59 into x kg of water. So this is 0.59 x by volume of water, density of water, raw water, plus volume of air. Volume of air is what? 3% of 1 meter cube. This is given 3% of volume of concrete. Concrete का volume कितना है? 1 m3. So this is 0.03. So this becomes 0.03. Now put all the values and calculate x. 1 equal to x by 1 plus 0.6. रखते जाइएगा साथ साथ. 1440 plus 2x by 1 plus 0.4 into 1780 plus 4x by 1 plus 0.44 into 1650, right, plus 0.59x by वाटर का कितना होता है 1000 प्लस 0.03. सो x इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलिए. क्या समझ में आ रहा है? क्या बोला? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बहुत आसान है. इस समझा रहे हैं इसलिए तो लंबा जा रहा है. देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बनना है यहाँ से. अब पूछ दिया 8 नंबर का तो गए काम से. नहीं बोलो कितना आया? आ गया? टू 276 एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 276.34 kg. अब देखिए यहाँ आइए वापस. मास ऑफ सीमेंट वाज x kg. सो मास ऑफ सीमेंट इज दिस, x सीमेंट है. मास ऑफ वाटर निकालना चाह रहे हैं. मास ऑफ वाटर इज 0.59 इंटू एक्स. दिस इज 0.59 इंटू 276.34. कितना आ गया? बोलिए. 163.04 kg. मास ऑफ फाइन एग्रीगेट 2x ना, तो 2 इंटू 276.34 kg कितना आ गया? 552.68 kg. मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना है? देखिए 4x, तो 4 इंटू 276.34 kg कितना आ गया? 1105.36 kg. अब इस तरह से कैलकुलेट हो गया. इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आपको ईएस में पूछा हुआ है, आप लोग घर में बनाइएगा उसको. चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं.
हम्म, हो गया। हो गया, इधर मिटा दें। हो गया। अब देखिए बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इन टेंशन। कंक्रीट का बिहेवियर जो है टेंशन में कैसा होता है। तो देखिए आप जानते हैं कि कंक्रीट जो है ये बहुत ही वीक होता है इन रिस्पेक्ट टू, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के टर्म में अगर हम लोग देखें तो ये बहुत वीक होता है ना। कंक्रीट इज वेरी वीक फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत वीक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कंक्रीट पे ऐसा कोई लोड नहीं लगे जो उसको डायरेक्ट टेंसाइल में ले जाए, मतलब डायरेक्ट उस पर ऐसा लोड नहीं लगे कि उसको खींचे, है ना। इसलिए डायरेक्ट टेंसाइल के लिए हम लोग कंक्रीट का यूज नहीं करते क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ होता नहीं इसमें, है ना। तो सो डोंट यूज फॉर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस या डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स, है ना। इसलिए हम लोग उसके लिए यूज नहीं करेंगे जिसमें ये डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगना हो। लेकिन क्या है कि आप इसका कंक्रीट का यूज कहाँ करते हैं, आप कंक्रीट का यूज करते हैं एज ए बीम, आप कंक्रीट का यूज करते हैं एज ए स्लैब, आप कंक्रीट का यूज करते हैं फाउंडेशन में। मतलब खास करके फाउंडेशन इसमें में तो कम चांस होता है, लेकिन स्लैब और बीम में क्या होता है कि शियर डेवलप होगा नहीं, फ्लैक्सरल डेवलप होगा, टॉर्सन डेवलप हो सकता है कि नहीं, या श्रिंकेज हो सकता है कि नहीं। तो आप जब यूज करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि आपका शियर हो सकता है,
आपका फ्लैक्सर हो सकता है, नहीं आपको क्या हो सकता है, श्रिंकेज हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस या चेंजेज हो सकता है, ठीक है ना। इन सब के कारण शियर, फ्लैक्सर, श्रिंकेज और टेम्परेचर चेंजेस, इन सब के कारण कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, ठीक है। आगे चल के हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक देखते जाएंगे, उसमें पता चलेगा कैसे डेवलप होता है। तो इनके वजह से काउच फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। तो क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस ये 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस के लगभग बराबर होता है। तब इसका जब टेस्ट हम लोग करते हैं, हमारे पास दो तरह का टेस्ट होता है, ठीक है। एक जिसको हम लोग फ्लैक्सरल टेस्ट कहते हैं और दूसरा हम लोग जिसको स्प्लिटिंग टेस्ट कहते हैं। चूँकि डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ है नहीं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट के लिए टेस्ट नहीं करते। तो हमारे पास पहला क्या होता है, जो पहला टेस्ट हमारे पास वो क्या है, हमारे पास क्या है, पहला टेस्ट फ्लैक्सरल टेस्ट है ना। तो टेस्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए देखेंगे हम लोग, टेस्ट अगर देखें हम लोग तो हमारे पास दो टेस्ट है, एक है फ्लैक्सरल टेस्ट और दूसरा है स्प्लिटिंग टेस्ट। तो दो टेस्ट हमारा है। दोनों टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, फ्लैक्सरल टेस्ट जो करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग बीम टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा बना लिए हम लोग एक कंक्रीट का, अब यहाँ पर सपोर्ट दे दिए, ठीक है, और एक लोड यहाँ लगा दिए P। तो तीन लोड लगा, तीन लोड लगा कि नहीं। अगर ये लोड P है तो ये P/2 है, ये P/2 है। सो 3 टाइप्स ऑफ लोड विल बी एक्ट ऑन दिस, राइट। इसको 3 पॉइंट लोड बोलते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को, दिस इज नॉन एज 3 पॉइंट लोड, ठीक है। तो आपका जो फ्लैक्सरल टेस्ट देखें हम लोग, पहला फ्लैक्सरल टेस्ट, तो जो फ्लैक्सरल टेस्ट होगा भैया वो 3 पॉइंट टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब जब इस पर लोड लगाएंगे तो ये ऐसा बेंड करेगा, कुछ नहीं, तो बॉटम हमारा जो होगा वो पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएगा। तो हमारे पास एक फ्लैक्सरल फार्मूला होता है, फ्लैक्सरल फार्मूला, दिस फार्मूला इज व्हाट, M/I = F5/y, ठीक है। तो यहाँ से आपको F मिल सकता है, F मिल सकता है कि नहीं, तो F यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, F = M/I × y। सो दिस इज M/I/y। सो I/y को आप क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से ये जो मिला ये आपको दे रहा है मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर, दिस गिव्स मॉडुलस ऑफ रप्चर। इस फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं, इस फार्मूला का यूज वहाँ करते हैं जहाँ हमारा वेरिएशन जो होता है स्ट्रेस का वो लीनियर होता है। हम बताएं, पहले जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब ये वेरिएशन इस प्रकार से होगा तभी ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग माने, अब ये जो हमारा वैल्यू निकल रहा है मॉडुलस ऑफ रप्चर जो निकल रहा है, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर आपका ये मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं, ये सबसे टॉप फाइबर या फिर सबसे बॉटम फाइबर। तो ऊपर तो कंप्रेशन में, तो नीचे वाला फाइबर हमारा होगा टेंशन में, तो ये टेंशन में हमारा है, तो हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि H/IS 456/2000 इसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिनियर नहीं होता है, ठीक है ना। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लिनियर नहीं होता है, वो थोड़ा कर्व नेचर का होता है, ठीक है। H/IS 456/2000 द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लिनियर, लिनियर नहीं होता है। सो मॉडुलस ऑफ रप्चर is given as FCR = 0.7 √FCK,
0.7 रूट FC के। मतलब ये चूंकि सेटिस्फाइड नहीं होगा, लीनियर के लिए है, इसलिए कोड अपना एक अलग प्रोविजन रखा कि आप सीधा यहाँ से फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आप पता कर सकते हैं कंक्रीट का। ठीक है, फ्लेक्सुरल, डायरेक्ट नहीं हो सकता। स्प्लिटिंग टेस्ट क्या है? स्प्लिटिंग टेस्ट में हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग टेस्ट में ऐसा एक सिलेंडर बना लिए, सपोज ऐसा सोचिए सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के एक सरफेस पे इधर लोड लगा रहे हैं हम लोग, और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो नीचे से भी लोड लगेगा ना। हम लोग लोड तब तक लगाते हैं जब तक कि ये ब्रेक नहीं कर जाए। तो मान लीजिए पूरा लोड लगाते लगाते इस क्रैक हो गया, क्योंकि सेम जैसे ये सिलेंडर आपका यहाँ से लोड लग रहा है, यहाँ से लोड लग रहा है, तो अगर लोड बढ़ाते जाएंगे तो यही ना क्रैक करेगा, इसी बीच में स्प्लिट हो जाएगा नहीं। सो सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नॉन एज स्प्लिटिंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस। इसको जब हम लोग लिखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा लोड, तो अगर P लोड लग रहा है, P लोड 2P बाई एरिया क्या हो जाएगा, इसका डाया अगर D है और इसका लेंथ अगर L है सिलेंडर का, तो एरिया हो जाएगा पाई डी एल। बट कोड में इसका भी प्रोविजन नहीं है। कोड क्या कहता है? कोड कहता है कि अब ये एग्जैक्ट इससे ज़्यादा यूनिफॉर्म वैल्यू देगा। ये जो हम लोग निकाल रहे थे ना फ्लेक्सुरल टेस्ट 3 पॉइंट लोड से, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये देगा स्प्लिटिंग वाला, ठीक है ना। लेकिन कोड में एग्जैक्ट वैल्यू इसका मतलब वैल्यू आपको करेक्ट ज़्यादा देगा, लेकिन इसका कोई कोड में प्रोविजन नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि इसका 2/3 जो होगा, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसका जो 2/3 होगा वही आपका फ्लेक्सुरल मॉडुलस ऑफ रप्चर होगा या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना। स्प्लिटिंग का तो स्प्लिटिंग जिस लोड पे लग रहा है, जिस स्ट्रेस पे लग रहा है, ये एक तरह से स्ट्रेस निकाले हैं हम लोग, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस निकाले हैं। इस स्ट्रेस का 2/3 जो होगा वो आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेस होगा। द 2/3 ऑफ द स्प्लिटिंग स्ट्रेस इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर इस केस में अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रप्चर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2/3 ऑफ स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। तो ये इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस इसका क्या है ना। इधर मिटा दें, क्लोज करो जी।